हेलो बच्चों, आराम साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। लॉन्ग टाइम हो गया मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो यूपी बोर्ड में आपके 100% आ सकते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि इनको जरा फॉलो करोगे तो आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ टॉपिक हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों की भिन्नताएं। इस चैप्टर में अगर आपने मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र, जिसमें वो बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि, मूल्य, वैल्यू, यानी कि ये सारे टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा मतलब समझ लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। आप सोचोगे अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो जिससे कि आप पूरा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपने पहले भी कभी स्टार्टिंग में आपने ये चैप्टर्स को थोड़ा सा रीड तो कर ही लिया होगा। अब सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, यानी कि जो भी जितने भी आपके ये टॉपिक दिए गए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन में आपको समझ लेना है इनको। इसके बाद आ जाती है मापन की विधियां। मापन की विधियों में आपका क्या है, जितनी भी मापन की विधियां दी गई है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण दी गया है या फिर साक्षात्कार विधि दी गई है, केस अध्ययन विधि गई है, ये जितनी भी विधियां दी गई हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेना है। मतलब ज्यादा डिटेल में याद मत करो, क्योंकि ज्यादा डिटेल में याद करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसके बाद आ जाता है बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर में यही वाला टॉपिक है, जिसमें आपका पिछली बार बहुबुद्धि सिद्धांत आ चुका है। तो इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको एक कार्य के सिद्धांत, द्विकार्य के सिद्धांत, थर्स्टन का और एक त्रितंत्र सिद्धांत, बस इतना ही पढ़ लेना। इन सिद्धांतों में, इन चारों में से कोई ना कोई एक ना एक तो आ ही जाएगा। इसके बाद आपको जो आईक्यू लेवल है उसका फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि आईक्यू लेवल का फॉर्मूला ही आता है, यानी कि जो भी है मानसिक आयु या तैथिक आयु बटे तैथिक आयु इंटू 100, ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला है। इसको जरूर लर्न कर लेना, क्योंकि ये इस बार जरूर पूछा जा सकता है। जितने भी आपके निश्चित क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये वाले आपका क्वेश्चन आ सकता है उसमें। इसके बाद इस चैप्टर में आ जाता है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार में आपका शाब्दिक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि वर्बल नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण के साथ साथ आपका क्रियात्मक है। तो इनके अलावा यानी कि ये सारे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये दो ही रीड कर लेना, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्योंकि इनमें से ही पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर का। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने इतना कर लिया तो यानी कि इस चैप्टर से आपका 15 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन यानी कि आपका इसमें से हो जाएगा। इसके बाद हम जब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, यानी कि जो है आत्म एवं व्यक्तित्व, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 18 नंबर के आता है, यानी कि आत्म व्यक्तित्व। इसमें क्या है, आपको जो भी आत्म का संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक या भावात्मक पहलू है, उन तीनों में जितने भी टॉपिक दिए हैं उनमें से एक आत्म संप्रत्यय है, एक आत्म नियमन है, उसमें आत्म नियंत्रण है, आत्म सम्मान है। तो ये टॉपिक को थोड़ा थोड़ा क्या समझ लेना। उससे जैसे अगर आपको समझ में आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप बुक के जैसे ही बिल्कुल लिखना है। अगर आपने टॉपिक को समझ लिया तो तुम आप उसके बारे में क्या है लिख सकते हो। इसके बाद जो टॉपिक है आपका व्यक्तित्व के अध्ययन के उपागम। व्यक्तित्व अध्ययन के उपागम में क्या है, इसमें जो शेल्डन के अकॉर्डिंग और कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग जो व्यक्तित्व बताया गया है, जैसे शेल्डन के अकॉर्डिंग एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी जो बताए गए हैं उन तीनों को, और कार्ल यूंग के अकॉर्डिंग जो अंतमुखी और बाह्यमुखी जो व्यक्तित्व बताए गए उनको, और टाइप ए बी सी और डी और एच को थोड़ा थोड़ा यानी कि ज्यादा नहीं, आपको ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस सिर्फ इनका ये याद रखना कि ये किसने दिया है इस वैल्यू व्यक्तित्व को, और कार्य के और इनके को थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद जो टॉपिक है आपका शील गुण या विशेषक उपागम। शील गुण या विशेषक उपागम में क्या है, जो भी ऑलपोर्ट का सिद्धांत दिया गया है, आइजेंग का सिद्धांत दिया गया है, और पंचकारकीय मॉडल। इसके अलावा और भी कुछ है उसमें, तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीनों को पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम में और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, कम से कम हो सकता है कि इस बार आपका अच्छे से हो जाए। इसके बाद आ जाता है आपका मनोगत्यात्मक उपागम, जिसमें आ जाते हैं चेतन के स्तर, यानी कि जो भी चेतन के स्तर दिए गए हैं वो,
और व्यक्तित्व की संरचनाएं, इड, ईगो, सुपर ईगो जो दिया गया है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। इनका थोड़ा सा मतलब ये एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे, ज्यादा इतना टफ भी नहीं है क्योंकि आपने पूरे साल भर तो पढ़ा ही होगा, तो आपको इतना टफ नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इसमें अहम प्रतिरक्षा युक्तियां। अहम प्रतिरक्षा युक्तियों में जो भी आपका दमन है, यानी कि जो भी क्या अपनी इच्छाओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति अचेतन में भेज देता है, यानी कि वो इच्छाओं को क्या कहीं ना कहीं दबा देता है। दूसरा उसके युक्तिकरण है। युक्तिकरण में जैसे कि एक कहावत भी है, यानी कि जब हमें कोई चीज मिलती नहीं है तो हम बहाने लगा देते हैं, यानी कि युक्ति लगा देते हैं कि ये वाली चीज नहीं मिली तो अरे ये अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं ली। इसके बाद प्रतिक्रिया निर्माण है, जिसमें क्या है जो भी दमित इच्छा विचार होते हैं उनको क्या है पहले अप्रिय जो या कष्टकर विचार और इच्छा होते हैं उनको दबा दिया जाता है। जैसे इसमें 100 बिल्ली चूहे खाकर हज को चली, ये वाली कहावत इसमें फिट होती है। इसके बाद प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण में जैसे कि अगर आपने अपना परीक्षा में अच्छे से नंबर लाने के लिए पढ़ाई नहीं की और दोष किसको दे दिया, किसी और को दोष दे देना, या तबीयत खराब होने को दोष दे देना, या फिर शादी को दोष दे देना, क्योंकि इस टाइम पे शादियां भी चल रही हैं तो बच्चे इन चीजों को दोष देना। और जैसे कि कुछ भी रीजन होता है तो बच्चे क्या करते हैं, अरे ये हुआ था इसकी वजह से मैं फेल हो गया, तो वो प्रक्षेपण कहलाता है। खंडन, यानी कि अगर आपको कोई भी भयंकर बीमारी है उसको मतलब मना कर देना, खंडन कर देना, तो ये इसमें प्रतिगमन है। प्रतिगमन में क्या है, यानी कि एक इंसान अगर बचपन के उसमें तरीके में चला जाता है, यानी कि जैसे बच्चे की तरफ फूट फूट के रोता है, तो ये प्रतिगमन कहलाता है। विस्थापन, जिसमें क्या है कि अगर मम्मी पापा ने के डांटने पर या उनकी चिल्लाने पर या मारा पीटे करने पर क्या वो अपने छोटे भाई बहन भाई को पिटाई लगा देता है, तो ये उसी के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो भी इसके अहम प्रतिरक्षा युक्तियों के बाद आपको पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, इसके बाद जो भी क्या है व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व के मापन में आपको कैटल का सिद्धांत जो दिया है ना, उसमें मिनेसोटा बहुपक्षीय आविष्कारिका दिया है, तो ये जो दोनों तीनों जो दिए गए हैं उनके सिर्फ नामों को याद कर लेना का ये किसने दिया है और किसके द्वारा इसकी प्रश्नावली बनाई गई है। चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रक्षेपी वृद्धियां। यानी कि इसमें जो भी रोशाक स्याही धब्बा है, जिसमें बच्चे कहते हैं कि अरे पता ही नहीं चल रहा है क्या परीक्षण है, तो ये एक मनोचिकित्सक द्वारा अपनाया गया, यानी कि व्यक्तित्व को जानने के लिए एक परीक्षण है, जिसमें स्याही के धब्बों को यूज किया जाता है। यानी कि स्याही के धब्बों में क्या उसको चित्र नजर आ रहा है और व्यक्ति ने कौन सी चित्र को उसको पहचान के रूप में उसकी व्याख्या की है। तो इसमें क्या है, इसको हरमन रोशा ने दिया है और उसे 1921 में दिया है। इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 काले होते हैं, 5 सफेद होते हैं, जो जिसमें 2 रंगीन कार्ड भी होते हैं। तो उनके बारे में मतलब चित्रों के बारे में बताते हुए उनको नोट कर लिया जाता है और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दे दी जाती है। दूसरा है TAT, यानी कथानक संप्रदाय परीक्षण, जिसे मरियम मॉर्गन ने दिया है। मरियम मॉर्गन ने 1938 में दिया है इसको। इसमें 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्डों में जो अस्पष्ट चित्र होते हैं, जिसमें एक कार्ड कैसा होता है, सादा होता है। तो उसमें क्या है, जो कार्ड दिए गए होते हैं, तो 20 कार्ड में जिसमें 19 कार्ड पर चित्र अंकित होते हैं। और जो आपका कुछ क्या होते हैं, बालकों के होते हैं, कुछ वयस्कों के होते हैं, कुछ महिलाओं के होते हैं, कुछ बालिकाओं के होते हैं। जैसे इसमें मिक्स कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड में परीक्षार्थी व्यक्तित्व को मापन किया जाता है, यानी कि एक कहानी तैयार करने के लिए बोला जाता है, जिसका उल्लेख उसको घटनाओं से मिलाने के लिए बोला जाता है कि क्या घटना नजर आ रही है और भविष्य में क्या होगा, इसमें कहानी के पात्र में क्या सोच रहा है, क्या दिखलाया जा रहा है, आदि सारी चीजों के बारे में इसमें दिया होता है। इसे TAT भी बोलते हैं, यानी कि इस परीक्षण को। इसके अलावा इसमें 2 ही ऐसे परीक्षण हैं जिनको आपको पढ़ने की जरूरत है। तीसरा है इसमें कुंठा परीक्षण, यानी कि तस्वीर रोजेनविग ने जो दिया है कुंठा, तस्वीर कुंठा परीक्षण। इस परीक्षण में क्या रोजेनविग ने दिया है जो 1978
में दिया गया है। इसमें दिया में आपको सिर्फ 2 ही परीक्षण को पढ़ना है, यानी कि पहला है रोशाक और दूसरा है कथानक संप्रदाय परीक्षण। इसके बाद आपका आ जाता है व्यवहार परक विश्लेषण। व्यवहार परक विश्लेषण के अंतर्गत क्या है आपको, व्यवहार परक विश्लेषण के अंतर्गत क्या है आपको, जो भी इसमें साक्षात्कार जो दिया है, यानी कि अगर आपके पास सोशियोलॉजी भी है तो उसमें एक टॉपिक है साक्षात्कार का, तो साक्षात्कार को बताना है, यानी कि संगठित और असंगठित साक्षात्कार क्या होता है। दूसरा इसमें प्रेक्षण दिया है, प्रेक्षण दिया है, यानी कि दूसरा इसमें और इसका कई दिए हैं पॉइंट, पर आपको यही पॉइंटों को पढ़ लेना है। मनोनयन दिया है, तो यानी कि इनका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन सी चीजें हैं क्या है, बस इनको बस पढ़ लेना। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका यहीं पर फिनिश हो जाए, यानी कि इसके अलावा और आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो इसमें से 18 नंबर का ये मतलब चैप्टर है, 18 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर, चुनौतियों, जीवन की चुनौतियों का सामना, ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है जो आपके पेपरों में आ जाएगा, तो सबसे पहला है इसमें दबाव क्या है, यानी कि दबाव को थोड़ा सा आपको, यानी कि जो भी स्ट्रेस है वो आपको अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको स्ट्रेस तो बताना है कि क्या है। और फिर इसके अगर आ जाता है प्रकार, दबाव के प्रकार और इसके स्रोत, यानी कि किस वजह से दबाव उत्पन्न होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका है इसमें टॉपिक है सामान्य संलक्षण, सामान्य अनुकूल संलक्षण, ये जैसे गैस भी बोलते हैं, तो यानी कि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेना, यानी कि ये टॉपिकों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो प्रतिबल का सामना जो करना है, यानी कि मैं जितना भी बता रही हूँ वो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बता रही हूँ, यानी कि इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चंस कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आपको बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इन टॉपिकों को बिना पढ़े नहीं जाए पेपरों में। यानी कि 6 तारीख को आपका पेपर है, तो 6 तारीख को जो यूपी बोर्ड जो देने जा रहे हैं, यानी कि जिसका साइकोलॉजी का पेपर है, वो इनको टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाए। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा भी कि आपने मतलब नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपने जितना भी पढ़ा उसमें से आपका और ये नहीं कि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि पेपर नहीं आ रहा है तो शांत बैठ जाते हैं। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी आ रहा है तो उसको जरूर लिखना है। ऐसा नहीं करना कि जो भी टॉपिक में आपने दिया है, जो भी आपका मतलब पूछा गया है, आपको वो नहीं आ रहा है तो आप उसको मतलब छोड़ दोगे। जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। आपके उसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 5 आपके निश्चित क्वेश्चन आएंगे, अति लघु आएंगे, लघु आएंगे और दीर्घ आएंगे, यानी कि 3 दीर्घ करने होंगे आपको, 30 नंबर के होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पेपर को इतना तो करना है कि आपको 70, 80 या 90 नंबर तो आप ला सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो। इसके बाद प्रतिबल का सामना करने में जो लेना पढ़ोगे, उसमें जो लेजरस द्वारा और फॉल्कमैन द्वारा सामना करना और एडलर पार्कर द्वारा, यानी कि अगर आपने प्रतिबल का सामना कैसे करना है, अगर ये पूछा जाता है तो इसके बारे में बताना, अगर ये पूछा जाता है तो यही बता देना। अगर आपको लगता है कि मुझे तो यही याद है, तो अगर जो भी आपको याद हो, यानी कि प्रतिबल का सामना कैसे करें, तो उसको बारे में आप अपनी तरीके से भी बता सकते हैं, यानी कि अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ है
तो बच्चे अधिकतर क्या है उस लैंग्वेज को नहीं लिख पाते हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में भी आता है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है के तरीके हैं। यानी कि दबाव को मैनेज कैसे किया जाए, तो उसमें आप अपने तरीके से भी बता सकते हो, और कुछ किताबी लैंग्वेज में भी जो दिए गई हैं विधियां, जैसे स्थिरता विधि है, मेडिटेशन है, आपका रिलैक्सेशन है, बायो फीडबैक है, या फिर एक्सरसाइज है, और इसमें जो भी आपके दिए गए हैं आप उनको लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने दबाव को मैनेज कर सकते हो तो उनको भी लिख सकते हो। तो ये थर्ड चैप्टर में क्या है आपका, इतना भी आपने पढ़ लिया तो काफी है। तो थर्ड चैप्टर में आपका यहीं तक ही पढ़ लो, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं रहा है। और बाकी का तो थोड़ा बहुत तो आपको अपनी चैप्टर्स के बारे में इसको पता तो होगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा आप आ जाते हैं, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर है आपका, यानी कि जो भी ये भी चैप्टर है, इसमें से भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 नंबर के क्वेश्चन। अब आ जाता है इसमें चैप्टर 4, मनोवैज्ञानिक विकार। यानी कि इसमें जो भी बीमारियां दी गई हैं उनके बारे में बताना है और उनको कैसे दूर किया जाए। यानी कि असामान्यता के, सबसे पहला इसमें टॉपिक जो है असामान्यता के कि जो 4 Ds दी गई हैं उनको जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें जो विचलन है, तकलीफ है, दुष्क्रियात्मक है, खतरनाक है, अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कुछ और जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको अच्छे से करने होगा, क्योंकि असामान्य यानी कि जो भी एबनॉर्मिटी होती है उनके तरीकों के, यानी कि 4 Ds को जान लेना। फिर उसकी जो पृष्ठभूमि है असामान्यता की, यानी कि क्या बैकग्राउंड रहा है असामान्य व्यवहार का, तो उनके बारे में, जैसे अलौकिक जीव रहा है, यानी कि जो सुपरनेचुरल स्पिरिट रहा है, जैविक उपागम रहे हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक उपागम रहे हैं, या फिर मध्य युग रहा है, या फिर आधुनिक युग में क्या है असामान्यता के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक की पृष्ठभूमि जो भी बैकग्राउंड रहा है, आपको 1 बाय 1 करके अगर आता है पेपरों में, अगर आपका पेपरों में 100% आएगा ही, क्योंकि इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। जो भी असमान व्यवहार उत्पन्न होता है उसके अभी तक की क्या ऐतिहासिक, यानी कि जो भी बैकग्राउंड रहा है वो आपको बताना होगा। तो उसमें जो भी आपका बताना है वो अलौकिक जीव, यानी कि जैविक उपागम, मनोविज्ञानिक उपागम में क्या रहा है, मध्य युग में क्या रहा है, या आधुनिक युग में जो जिसे विवेक का युग कहा जाता है उसमें इनकी क्या वो रहा है, जिसकी वजह से ये इतिहास असामान्य व्यवहार को जन्म दिया है जिन्होंने। इसके बाद आ जाता है मनोवैज्ञानिक विकार। मनोवैज्ञानिक विकार में जो आपका एक जो है अमेरिकन साइकेट्रिक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, यानी जिसे डायग्नोस्टिक, जिसे क्या कहा गया डायग्नोस्टिक, यानी कि अगर जैसे कि आपको लग रहा है कि ये क्यों बता रही हूँ, तो ये आपका अगर आता है निश्चित क्वेश्चंस में आ सकता है, अति लघु में आ सकता है, तो इनको पढ़ना जरूरी है। यानी कि इनको पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि यानी कि जो मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण दिया गया है तो वो कौन कौन से हैं और कैसे बना है उसका, इसीलिए थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ उनके बारे में, जिनको आपको बुक वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, जिसमें क्या है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल तैयार किया गया था।
मैनुअल ऑफ मेंटल डिसीज, यानी कि जितनी भी मेंटल से संबंधित यानी कि मानसिक बीमारियां हैं उनके बारे में इस वाले मैनुअल में बताया गया है। तो ये नाम पता होना चाहिए, यानी कि जितने भी अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन है उन्होंने कितनी सारी बीमारियों को बताया गया है और उसका नाम क्या है, किस उसमें डिजीज में बताया गया है। तो ये पहला संस्करण है। जिसका पहला संस्करण क्या था, क्या आपका 1952 में। क्या इसका पहला जो संस्करण आया था वो 1952 में आया है इसका। इसके बाद जो चौथा संस्करण आया था, चौथा संस्करण आया है उसका 1994 में आया है, जिसे हम DSM-4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा इन बीमारियों के बारे में, यानी कि जो भी है इन बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, यानी कि उनके बीमारियों को बताया कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके अकॉर्डिंग आती हैं, उसके अंडर में आती हैं। दूसरा है WHO के अकॉर्डिंग। WHO के अकॉर्डिंग ये क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। WHO के अकॉर्डिंग आ जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीज, जिसे ICD के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय यही है ना, भारत में सबसे ज्यादा। इसके बाद जो है इस चैप्टर में आपका आ जाता, 4th चैप्टर में इसके अलावा आपका आ जाता है सामान्य व्यवहार के अंतर्निहित कारक। अब अंतर्निहित कारक में आपको सिर्फ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 ही उपागम पढ़ लेना, एक जैविक उपागम पढ़ लेना और दूसरा मनोवैज्ञानिक। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकती पूरे टॉपिक को मैं आपका कराऊंगी तो बहुत लंबा चला है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स को एक साथ कराना भी डिफिकल्ट है। बस मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिकों को अच्छे से लर्न करके चले जाना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं, यानी कि उन कुछ नाम भी मैं बता देंगे जिन नामों को आप पढ़ लेना। यानी कि मनोवैज्ञानिक विकार भी हैं इसमें कुछ। विकार है उनको आप अच्छे से थोड़ा सा लर्न कर लेना, उनको थोड़ा सा लर्न कर लेना। जैसे फर्स्ट है इसमें दुर्भीति, यानी कि जिसे फोबिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मनोविच्छेदी विकार, काफी दिए हैं उसमें भी, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ सिर्फ आप उतनों को ही पढ़ लेना। मनोविच्छेदी विकार, इसके बाद मनोदशा विकार या भावदशा विकार कह सकते हैं इसको। और चौथा है इसका मनोविदालिता, साइजनोफेरिया कहते हैं जिसे। यानी कि इनके बारे में अगर आपने थोड़ा सा बस ये देख लेना है कि कौन कौन से नाम हैं, बाकी क्या आपको, जैसे फोबिया है, फोबिया में किस किस से डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, किस किस चीजों से डर लगता है, वो इन सारी चीजों में आ जाएगा। और मनोविच्छेद विकार है आपका, मनोदशा विकार है यानी कि जो भी मूड डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, मनोविदालिता है यानी कि जिसे पागलपन कहते हैं। तो आपको इन टॉपिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना जिससे कि आपको पेपर के टाइम पे याद आ जाए। तो मनोविदालिता के थोड़े लक्षण भी याद कर लेना, यानी कि इसके लक्षण भी आ सकते हैं। इसमें एक और है आपका मादक द्रव्य।
मादक द्रव्य यानी कि जो भी अल्कोहलिक चीजें होती हैं उनका सेवन करने से जो विकार उत्पन्न होते हैं। मादक द्रव्य संबंध विकार जो जैसे यानी कि जो अल्कोहलिक चीजों से उत्पन्न जो विकार होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना। और इसके अलावा जो मादक द्रव्य के उपयोग दुरुपयोग से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ोगे तो कितना याद करोगे। तो आप पढ़ना ऐसे है कि अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज याद आती है तो आप थोड़ा सा उसको बनाकर भी लिख दें, क्योंकि लिखना जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बस। तो ये क्या है आपका 4th चैप्टर में, यहीं तक आपको कर लेना। इसके बाद आ जाता है 5th चैप्टर, चिकित्सोपागम। 5th चैप्टर में क्या है, चिकित्सोपागम है आपका चैप्टर में। यानी कि 5th चैप्टर है आपका। 5th चैप्टर में आपको क्या करना है, मनोचिकित्सा के प्रकार याद करने हैं। मनोचिकित्सा के प्रकार के अलावा इसके जो लक्ष्य हैं, यानी कि मनोचिकित्सा के क्या लक्ष्य हैं, यानी कि जो भी इसका गोल है, यानी कि मेन उद्देश्य क्या है इस चिकित्सा का, तो वो आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि लक्ष्य जरूर पूछे जा सकते हैं इसके। और अगर मनोचिकित्सक का उसका संबंध, थोड़ा सा संबंध पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि जो चिकित्सक के साथ उसके संबंध होते हैं वो थोड़ा सा चिकित्सीय संबंध कैसे होने चाहिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी चिकित्सीय संबंध कैसे हो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद इसके जो प्रकार दिए गए हैं मनोचिकित्सक के प्रकार, जिससे वर्गीकरण भी कहा गया। वर्गीकरण में जैसे कि समस्या का कारण क्या है, कारण की उत्पत्ति कैसे हुई है, उपचार की विधियां क्या होंगी, और चिकित्सा का संबंध स्वरूप क्या होगा, यानी कि मुख्य जो भी क्लाइंट है उसको मुख्य फायदा क्या होगा, और उपचार की अवधि क्या है। यानी कि ये जो टॉपिक दिए गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा घबराते हैं कि इनमें क्या क्या लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या क्या चीज पूछी जा रही है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने से ही वो याद आ जाएगा। इसके बाद जो आपका पिछली बार जो आया है व्यवहार चिकित्सा आई है, तो इस बार आपके संज्ञानात्मक चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा को थोड़ा सा पढ़ लेना, यानी कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना संज्ञानात्मक चिकित्सा को। और थोड़ा सा इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है मानवतावादी, मानवतावादी चिकित्सा, मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा, सॉरी क्या है, अस्तित्व परक चिकित्सा। ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है कि ये दोनों उनके बारे में क्या दिया गया है। इसके बाद ये चैप्टर में भी आपका क्या है, जो एक चिकित्सा है वैकल्पिक चिकित्सा, जैसे योग विधि के माध्यम से, यानी कि जो आजकल देखने को मिलती है, यानी योग शिक्षा के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत। यानी कि जो अष्टांग मार्ग दिए, वो अष्टांग योग जो दिए गए हैं उनके नाम पढ़ लेना, जैसे कितने 8 हैं उनको कर लेना। तो वैकल्पिक चिकित्सा ये सबसे लास्ट पे है आपका, थोड़ा सा इसको देख जरूर लेना, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने इस पे जरा ध्यान नहीं दिया है। पिछली बार मैंने प्री बोर्ड में भी डाला था ये, तो बच्चों ने इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो वैकल्पिक चिकित्सा को थोड़ा सा भी मतलब पढ़ लेना उसमें 5th चैप्टर तक। अब इसके बाद 6th चैप्टर ये यहाँ से शुरू होता है, मनोवृत्ति एवं सामाजिक संख्यान। तो इस वाले चैप्टर में आप लोगों को क्या है, जो भी इसमें मनोवृत्ति जो दी है, यानी कि जो एटीट्यूड है उसके बारे में थोड़ा सी आपको जानकारी करनी होगी। यानी कि जो भी उसके सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने में क्या मनोवृत्ति आती है, तो उसमें जो हेडिंग्स है आपके तत्वों की विशेषताएं, उनको आप पढ़ लेना अच्छे से। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं।
दूसरा है मनोवृत्ति परिवर्तन, यानी कि जो भी हमारा एटीट्यूड चेंज होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है वो वाले भी याद कर लेना। इसके बाद है पूर्व ग्रह, यानी कि पूर्व ग्रह मैंने आपको चैप्टर जब कराया था तब बता दिया था कि पूर्व कल्पित विचार कहते हैं। और दूसरा है इसमें भेदभाव, तो इन दोनों को पढ़ लेना। पूर्व ग्रह के कारण क्या होते हैं, यानी कि जो भी हमारा पूर्व ग्रह रहा होता है उसके क्या कारण होते हैं। तो 6 चैप्टर में आपका इतना है जो आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो इस वाले चैप्टर से आएंगे। इसके बाद है 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में आ जाता है 7 चैप्टर है आपका सामाजिक प्रभाव एवं सामूहिक प्रक्रम। इस वाले चैप्टर में ये आपका पूरा चैप्टर क्या है, समाजशास्त्र का अगर आपने पढ़ा होगा तो समाजशास्त्र के चैप्टर का ही है पूरा, क्योंकि उसमें समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह उसमें दिया गया है। इसके बाद दल, भीड़ और श्रोतागण, ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया है और इस बार भी आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, क्योंकि इससे ज्यादा तो वैसे आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दल किसे कहते हैं, भीड़ किसे कहते हैं और श्रोतागण किसे कहते हैं। तीनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक है आपका समूह में सम्मिलित होने के कारण, यानी कि ऐसा समूह क्या है जिसमें सम्मिलित होने के क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से समूह में सम्मिलित होते हैं। और दूसरा है इसमें नेक्स्ट है इसका समूह का निर्माण, यानी कि जब ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए समूह का निर्माण किया जाता है। और इसमें और ये 2 टॉपिक है, छोटे छोटे से है इसमें, मतलब छोटे छोटे इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेना, वैसे ज्यादा क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपका छूटे नहीं। जैसे समूह सुक्रीकरण आए या फिर सरलीकरण, दोनों में से कोई भी एक शब्द का, क्योंकि घुमा फिरा के भी आ जाता है, समूह का सुक्रीकरण और सरलीकरण और समूह ध्रुवीकरण। तो ये वाला चैप्टर भी आपका 15 नंबर के क्वेश्चन इसी से आएंगे, यानी वो 12 नंबर का, 15 नंबर का ही क्वेश्चन इसी में से आएंगे, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपका इस वाले चैप्टर से आएंगे। तो यहाँ पर ये सभी चैप्टर्स के बारे में मैंने जितने भी टॉपिक है इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं। मतलब कोशिश करना कि आप जितने भी टॉपिक बताए गए उनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट मतलब लिखे, और कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ना मतलब सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर है जो आपके किए गए क्वेश्चन को नंबर जरूर देता है। अगर आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई भी जानकारी है या कुछ भी आता है तो उसको जरूर लिखने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट बच्चों।